नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है। आप सबने नाम सुना होगा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टॉपिक है। लेटेस्ट में आप सबको ध्यान होगा तो मेंस में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। सबसे पहले आप न्यूज देखें। ओडिशा रिटेन्स नंबर 1 पोजीशन इन द नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। बेसिकली नीति आयोग ने क्या किया है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिलीज किया है। उसमें टॉप किसने किया है? ओडिशा ने टॉप किया है दोस्तों। मतलब ओडिशा की फिजिकल सिचुएशन बहुत अच्छी है। सेकंड न्यूज पढ़े आप। लैंड ऑफ मिल्क एंड नो मनी ब्रेड बास्केट पंजाब इट्स रॉक बॉटम इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। जो नीति आयोग का हेल्थ जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसमें सबसे नीचे कौन आया दोस्तों? टॉप तो किया ओडिशा ने, और सबसे नीचे आया दोस्तों पंजाब। डिस्पाइट ऑफ ये क्या है, लैंड ऑफ मिल्क है पर मनी नहीं है यहाँ पर दोस्तों। दूध तो है लेकिन मनी नहीं है। सबसे बुरी स्थिति किसकी है? सबसे बुरी स्थिति दोस्तों पंजाब की है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें दोस्तों। जो लेटेस्ट में रिलीज किया गया वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिलीज किया गया। इसको दोस्तों रिलीज करता है भारत का एक इंपॉर्टेंट संस्थान है नीति आयोग। आप सबने नीति आयोग सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? थिंक टैंक का काम करता है। भारत सरकार का क्या है दोस्तों? ये नीति आयोग थिंक टैंक है। तो ये दोस्तों नीति आयोग कई सारे इंडेक्स टाइम टू टाइम रिलीज करता है। उसमें से एक जो इंडेक्स है वो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। बेसिकली ये एनुअली रिलीज किया जाता है और ये सेकंड वर्जन है दोस्तों। लास्ट टाइम फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया था। ये सेकंड इंडेक्स है इसका दोस्तों। एफएचआई 2026 इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब बेसिकली जो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया 2026, इसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया स्टेट्स का, वो जो फाइनेंशियल 2023-24 का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। इट इज सेकंड एनुअल एडिशन दोस्तों। ये इंडेक्स एनुअली जारी होता है और ये सेकंड एनुअल एडिशन है। लास्ट टाइम जारी हुआ था 2025 में, अब ये 2026 में जारी हुआ था। और इसके लिए जो डेटा इस्तेमाल किया गया स्टेट्स का, वो 2023-24 का डेटा, फाइनेंशियल डेटा दोस्तों यहाँ पर लिया गया है। अब देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल जो हेल्थ इंडेक्स है। बेसिकली इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, भारत क्या है, भारत कोई एक चिड़िया का नाम नहीं, भारत कई सारे राज्यों से मिलकर बनाओ। तो इन राज्यों की फिजिकल कंडीशन क्या है आप सब पता है। भारत के राज्य क्या करते हैं आजकल? माता बहनों के नाम पर हजारों रुपए क्या करते हैं, खाते में डाल रहे हैं, फ्री बीज दे रहे हैं। तो इन सबकी स्थिति क्या है? इन सब जितने भी इंडिया की जो टॉप स्टेट्स है, इन सबके फिजिकल हेल्थ को क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करके रैंक देते हैं। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इंडेक्स का, वो है कि इंडिया का जितने भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की फिजिकल कंडीशन, कितना उनका इनकम है, कितना उनका एक्सपेंडिचर है, कितना उनका फिजिकल डेफिसिट है, ये सबको चीजों स्टडी करके उनको एक रैंकिंग प्रदान की जाती है। कौन से स्टेट में अच्छा काम हो रहा है, कौन से स्टेट में बुरा काम हो रहा है, इस सब के बारे में दोस्तों रैंक दी जाती है। आप पढ़े जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इट प्रोवाइड्स एक कंप्रेहेंसिव, क्या करता है, व्यापक दोस्तों एक स्टडी करता है एंड कंपेरेबल असेसमेंट ऑफ द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन स्टेट। बेसिकली जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो इतना इंडिया के स्टेट्स है उनको फिजिकल परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एक कंपेरेटिव स्टडी करता है और साथ में कंपेरेबली उनको आपस में तुलना भी कर सकता है। कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टेट बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये सबके बारे में दोस्तों ये कंपेरेटिव स्टडी करता है फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। आप देख सकते हैं जो बेसिक इसका पैरामीटर क्या क्या, किस आधार पर दोस्तों ये फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स रैंक करता है। तो दोस्तों 5 मेजर इसके क्या, 5 मेजर जो सब इंडाइसेस है दोस्तों, मेजर मतलब 5 बिंदु पर ये क्या करता है, रैंक प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन कौन से पॉइंट है जिसके आधार पर रैंक दी जाती है। सबसे पहला जो रैंक है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई स्टेट्स खर्च कर रहे हैं, अब वो खर्च किस पे कर रहे हैं? क्या हेल्थ पे, क्या एजुकेशन पे, क्या फ्री बीज पे? तो उसको जो एक्सपेंडिचर क्वालिटी कैसी है, इसके आधार पर रैंक दी जाती है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, स्टेट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, उसके आधार पर रैंक दी जाती है। फिजिकल प्रूडेंस, क्या फिजिकल प्रूडेंस, क्या जो स्टेट्स है वो अपना जो पैसा है उसको विथ वो उसको प्रूडेंस से खर्च कर रहा है या मनमानी तरीके से खर्च कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से मित व्यवस्था से खर्च करना। तो ये थर्ड पॉइंट है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है डेट इंडेक्स, ओवरऑल जो स्टेट्स की डेट की क्या स्थिति है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, इसके आधार पर देखा जाता है। फिफ्थ है दोस्तों डेट सस्टेनेबिलिटी, जो स्टेट ने कर्जा ले रखा है क्या वो सस्टेनेबल है, क्या उसको वो टाइम पे चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि स्टेट ने जो कर्जा ले रखा है उसको भविष्य में वो कर्ज नहीं चुका पाए, या स्टेट क्या हो गया, एक तरह से दिवालिया हो जाए। ये 5 बिंदु है दोस्तों मेजर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी, इस 5 जो पैरामीटर हैं दोस्तों, इसके आधार पर स्टेट्स की स्टडी की जाती है और इसके आधार पर रैंक दी जाती है। भाई जो स्टेट, सपोज करो जिस स्टेट का रेवेन्यू मोबिलाइजेशन ज्यादा है उस स्टेट को अच्छी रैंक आएगी। जिस स्टेट का क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है, वो क्या कर रहा है, वो पैसा खर्च कर रहा है रोड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पर, उस स्टेट की रैंक ज्यादा आएगी। तो इस इन सब 5 पैरामीटर के आधार पर ये रैंक दी जाती है। जो
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 है। इसमें दोस्तों सेपरेट स्टेट्स की सेपरेट रैंकिंग दी गई है। कैसे? एक तो जो इंडिया के बड़े स्टेट है, 18 मेजर स्टेट है, इनकी अलग रैंकिंग दी गई है दोस्तों। साथ में जो नॉर्थ ईस्टर्न है और हिमालयन स्टेट्स है, इनकी अलग रैंकिंग दी गई है। पर देखो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन जो स्टेट है, इनकी कंडीशन अलग है। आप अरुणाचल प्रदेश की तुलना यूपी से नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया, इस जो इंडेक्स में 2 कैटेगरी कर दी स्टेट्स की। एक तो मेजर स्टेट, 18 मेजर स्टेट्स हैं, उनको अलग रैंक दी गई है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट एंड जो हिमालयन स्टेट है, इनको अलग रैंक दी गई है। तो अगर हम मेजर स्टेट की बात करें, टोटल 18 मेजर स्टेट्स हैं जिनको रैंक दी गई। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोस्तों ओडिशा ने। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए कि हाल ही में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में मेजर स्टेट में सबसे बड़ा परफॉर्मेंस किसका था? तो दोस्तों नंबर 1 रैंक थी उड़ीसा का। मतलब उड़ीसा का ओवरऑल फिजिकल सिचुएशन अच्छी है, वहां पे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छा है, वहां पर रेवेन्यू मोबिलिजेशन अच्छा है। कुल मिला के बात ये सेकंड रैंक है दोस्तों गोवा की, थर्ड रैंक पे है दोस्तों झारखंड की, और 17वें रैंक पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश की, और सबसे बुरी स्थिति किसकी है? पंजाब की। पंजाब दूध का राज्य है। पंजाब में फसलें सबको अच्छी है, लेकिन वहां की स्टेट गवर्नमेंट दिवालिया है दोस्तों। सबसे बुरा परफॉर्मेंस अगर भारत में मैं कहूं स्टेट्स की, तो सबसे बुरी स्थिति पंजाब में। ओवरऑल वहां के दोस्तों इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है। ये रैंक, ये जो इंडेक्स है, इस बारे में बताता है दोस्तों। अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स को, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश टॉप किया है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमाचल कैटेगरी में। सेकंड रैंक है दोस्तों उत्तराखंड की। सेकंड रैंक किसकी है? उत्तराखंड की। तो ये रैंक भी आप याद रखें। थोड़ा और डीप में जाना चाहेगा और एग्जामिनर तो पूछ सकता है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिमालयन कैटेगरी में सबसे अच्छी रैंक किसकी थी? तो और आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये रैंक तो देता ही देता है भाई। देखो नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के माध्यम से 2 काम करता है। सबसे पहले तो स्टेट्स की क्या सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट, भाई हमको एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, राज्य आगे दिन कहाँ खड़े हैं, उनकी क्या स्थिति है, और साथ में कुछ रिफॉर्म करना चाहिए। वो रिफॉर्म के लिए एडवाइस भी देते हैं। तो इस इंडेक्स में दोस्तों नीति आयोग ने स्टेट्स के लिए कुछ एडवाइस भी जारी करी। वो एडवाइस हम देखेंगे। ये एडवाइस आपके कहाँ काम आएगी दोस्तों? ये एडवांस काम आएगी मेंस में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फिजिकल पॉलिसी हमारा इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो कई बार हमारा ऐसा मैं इसमें घुमा के कुछ पूछते हैं, जहां हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट्स को फिजिकल जो कंडीशन वीक है उसको सुधारने के लिए क्या सुझाव देने चाहिए, तो वो सुझाव हम अपनी मर्जी से नहीं देते। मैंने आपको कई बार बता रखा, कभी भी जितनी भी रिपोर्ट आती है उसमें जो रिफॉर्म की एडवाइस दी जाती है वही हमको लिखने देते हैं। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि बाद में चुनाव आयोग की को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपनी मर्जी से नहीं चाहिए अपना, जो कई सारी कमेटियां बनी हुई है उनका सुझाव को आपको एजुकेट ऐसा लिखना रहता है। तो दोस्तों क्या सुझाव दिया? सबसे पहले तो नीति आयोग कहता है कि भाई स्टेट्स की रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इनका ये कहना है कि भाई जो इंडिया में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, टोटल पैसा भारत में आ रहा है, उसका 1/3 कहाँ आ रहा है? स्टेट के पास आ रहा है। स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू। समझ करो पूरे इंडिया में 100 रुपए का इनकम जनरेट हो रही है, तो 1/3 कहां से आ रही है? स्टेट से आ रही है। बाकी 2/3 कहां से आ रही है? 2/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आ रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कार में 2/3 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब वो जो खर्चा हो रहा है उसका 2/3 कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, स्टेट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो केंद्र से इनकम आती है वो 15 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन के माध्यम पैसा कहां जाता है? राज्यों के पास जाता है, फिर राज्य उसको खर्च करता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट कहती है दोस्तों, टोटल इनकम में, टोटल जो इनकम कह दो या रेवेन्यू कह दो दोस्तों, उसका 1/3 स्टेट्स के पास आता है, ये जनरेट करता है। और जो इंडिया में टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 2/3 स्टेट्स खर्च करता है। तो ओवरऑल इसलिए दोस्तों स्टेट्स की जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नीति आयोग कह रहे हैं। तो देयर फिजिकल परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए केवल केंद्र सरकार का अच्छा परफॉर्म करना अच्छा जरूरी नहीं है, साथ साथ में राज्यों का भी परफॉर्मेंस करना अच्छा है। उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी रहेगी तभी केंद्र सरकार ओवरऑल इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो बनी रहेगी दोस्तों। अब क्या क्या सुझाव दिए आप देखिए। आयोग लेड आउट रोड मैप फॉर स्टेट्स टू इंप्रूव देयर फिजिकल। आयोग ने क्या किया? एक रोड मैप दिया कि आप जो स्टेट्स हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधारो, और कैसा सुधारो उसके बारे में रोड मैप दिया गया। कुछ एडवाइस दी गई है, वो एडवाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नीड टू प्रायोरिटाइज इंक्रीजिंग एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जो स्टेट्स खर्चा कर रहे हैं तो इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। आधारभूत ढांचे को डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आप रोड पे, आप बिजली पे, इन पर ज्यादा पैसा खर्च करो कंपेयर टू जो सैलरी हो गया या पेंशन वगैरह हो गया। इसकी तुलना में आप जो रेवेन्यू, एक तरह से ये कहना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह क्या करो? कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दो दोस्तों, ताकि ओवरऑल आपकी ग्रोथ लंबे टाइम के लिए हो सके। जो सेकंड दोस्तों ये एडवाइस है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन। साथ में हेल्थ और एजुकेशन में क्या करना पड़ेगा? आपको खर्च करना पड़ेगा। देखो बच्चे क्या होते हैं, भविष्य होता है। एजुकेशन पे आप खर्चा करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी, हेल्थ पे आप खर्चा करोगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपको स्टेट्स को
लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा देना है, तो आपको जो अपना खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन में बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ में इंप्रूव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर क्वालिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो मैं स्टूडेंट को भी कहता हूँ, आपके पास 1000 रुपए, अब 1000 रुपए में आपने एक तो खर्चा किया, पार्टी कर ली, घूमने फिरने चल गया, मूवी देखने मॉल में घूम रहे। एक आप उस 1000 रुपए को बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बुक्स में इन्वेस्टमेंट करो, कोई आप कोर्स परचेज कर रहे हो, तो कौन सा एक्सपेंडिचर अच्छा है, तो आपको जो वो डिपेंड करेगा दोस्तों। तो हमारा जो खर्चा है वो क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए, ताकि उससे भविष्य में भी लाभ मिले। ये सेम एडवाइस दोस्तों स्टेट्स को दी गई है, न कि फ्री बीज। फ्री बीज दिया आपने, एक बार दिया, खा पी गया, दूर हो गया, फ्री हो गया, उसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दोस्तों नहीं होगा। तो ओवरऑल ये कहना चाहता हूं दोस्तों नीति आयोग कि आप जो ये शॉर्ट टर्म सोच के चुनाव के दृष्टिकोण देखे, उसको ना सोच के लॉन्ग टर्म का दृष्टिकोण सोचो, और जो अपने खर्चे की क्वालिटी है उसको इंप्रूवमेंट करो दोस्तों। फोर्थ बिंदु है दोस्तों, ब्रॉडन जीएसटी एंड स्टेट टैक्स बेस थ्रू इंप्रूव्ड कंप्लायंस एंड टैक्स बिल्ड। भाई स्टेट्स का अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू, अब टैक्स रेवेन्यू आपका खुद का कम है, क्यों? क्योंकि आपकी टैक्स कंप्लायंस नहीं हो रही, आपके यहाँ टैक्स चोरी हो रही है, टैक्स का जो प्रशासन है वो ठीक नहीं है। तो आप क्या करो, इसको रिफॉर्म करो दोस्तों। आप क्या करो, अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स प्रशासन को सही करो। आप अपने यहाँ में क्या करो, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाओ, साथ में टैक्स बेस बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, जिससे ओवरऑल आपको क्या होगा, ओवरऑल आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तभी तो आप खर्च कर पाओगे। तो ओवरऑल दोस्तों नीति आयोग ये कहना चाह रहा है कि स्टेट्स को अपना जो रेवेन्यू है उसको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। साथ में दोस्तों एक और जो सुझाव दिया गया, कोई फिस्कल डेफिसिट है जो घाटा है। भाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक साल में कितना खर्चा कर रहा है, कितनी इनकम है, उसका डिफरेंस। तो जो आपका घाटा है उसको लिमिट में रखो दोस्तों। एक एक्ट आया था, आपने नाम सुना होगा, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम में एक्ट आया था 2003 में। इस एक्ट में कुछ लिमिट बांध दी गई है। क्या कही है, कुछ लिमिट बांध दी गई, फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए। तो नीति आयोग कहता है कि भाई आपको इस एक्ट का पालना करनी चाहिए, मेंटेन फिस्कल डेफिसिट विद इन एफआरबीएम एक्ट। जो एफआरबीएम एक्ट में नॉर्म्स में दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको फिस्कल डेफिसिट रखना चाहिए। इसका मतलब नीति आयोग ये कहना चाह रहा है कि भाई आप ज्यादा खर्चा न ले, थोड़ा डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। भाई आपको क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं उस पर क्या करो, डिसिप्लिन लाओ, जिससे क्या होगा, आपका घाटा ओवरऑल एक लिमिट में मेंटेन रह सके। तो दोस्तों पूरा मैटर आज का यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।